अब हो जाएगा, देखो उसमें हमने थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक किया है शायद। सो ये एक्चुअली ये हमें होता है नंबर ऑफ अराइवल बाई टाइम t1। तो 1040 से पहले कितने कस्टमर आ चुका है? ये 1 ही होगा ना, क्योंकि वजह ये है हम 2 तब, क्योंकि मुझे बताया इसने एग्जैक्टली एट बोला है, इसने नहीं बोला बिफोर 1040। अगर यहाँ बोला होता कि सेकेंड कस्टमर अराइव बिफोर 1040 तो मैं यहाँ 2 लिखता, एग्जैक्टली एट 1040। इसका मतलब ये हुआ कि 1040 पे एग्जैक्टली सेकेंड कस्टमर आया था, उससे पहले एक्चुअली एक ही कस्टमर आया हुआ है। तो n2/3 इज 1, तो ये 1 होगा, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन 1 आ जाएगा। ये थ्योरम ओके है, ठीक है ना, थ्योरम करेक्ट है। मतलब जैसे एक बार थ्योरम तुम वेरीफाई कर लेना बुक से, बुक में जाके थ्योरम तुम चेक कर लो, जो पॉइजन प्रोसेस की जो भी बुक है उसमें जाके चेक कर लो, ये थ्योरम के हर बुक में मिल जाएगा। यही तुम्हें करना, नहीं वेरीफाई करोगे हर बार गलती करोगे ना, क्योंकि तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें देखना है। तो यहाँ से 1 हो गया, तो 1,3/4, तो ये हो जाएगा यहाँ से। फिर अब 1 बाइनोमियल 1,3/4 में निकालोगे 0 पे, तो 1/4, तो ये आंसर आएगा। आंसर की में देखो क्या दे रखा है, आंसर की है ना, इसमें है, इसमें अटैच है, देख लो। ठीक है ना। तो ओके, यहाँ पे बस ध्यान रखना था, क्योंकि बिफोर टाइम टी होता है ना, बाई टाइम t1, तो ये आंसर है। ओके, तो इसमें कुछ तो तुम्हें क्या नहीं पता था, एक तो तुम्हें ये थ्योरम नहीं पता था, तो ये सब तुम्हें सीखना है। देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व, मुझसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मैं भी गलतियां करता हूँ, लेकिन इसमें ये बड़ी बुरी बात नहीं गलतियां करना, बुरी बात है नहीं सीखना, ब्लेम करना किसी को, सीखने की कोशिश नहीं करना, ये बुरी बात है एक्चुअली, है ना। तो वो तुम्हें समझना है। तुम तो रोज ही ब्लेम करते हो बंगाल बोर्ड को, तो इतने बड़ा सिलेबस को, तो तुम कहाँ से बंगाल से आते हो इसीलिए ये 1000 चाहिए। तुमने कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी आज समय देखा है तुमने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया हो? नहीं सर मैंने पढ़ाई, हाँ मुझे भी कई बार तुमने ब्लेम किया, दूसरों को भी ब्लेम किया तुमने, कई बार पवन सर को भी ब्लेम किया तुमने, नहीं पढ़ा। ये सब सीखो जिंदगी, अगर ऐसा नहीं करोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये लाइट चला गया है ना, तो ये ऑफ हो गया, लेकिन वहाँ पे चलो यूपीएस ने संभाल लिया, तो सिस्टम बंद नहीं हुआ इस बार ये बंद हुआ है। ठीक है कंटिन्यू करते हैं, तो अभी इस बार वो चल गया है ये बंद हो गया है। चलो कम से कम काम कर सिस्टम, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। ये हाँ ये हो जाए कोई बात नहीं, इसका कोई दिक्कत नहीं, ये बंद नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ तुमने अप्रोच सीखा, अब ऐसे ही पॉइजन प्रोसेस का 3, 4, 10, 20 क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करके देखो, तो जब तुम्हारा ब्रेन में कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा ना, तो कोई भी नया क्वेश्चन कर पाओगे। और देखो मैं बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन मेरे लिए भी नया ही है, मैंने भी बहुत पॉइजन प्रोसेस कभी पढ़ा नहीं है, अब पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ। तो यही अब तुम्हें एक्चुअली अपना एक एटीट्यूड होता है, हर इंसान का अलग अलग क्या बोलते हैं उसे, एटीट्यूड होता है, या उसको बोलते हैं नेचर होता है, तो वो डिसाइड करता है तुम्हारा हैबिट, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा एटीट्यूड की लाइफ में तुम कितना आगे जाओगे। तो वो तुम्हें देखना होता है कि कैसे, और ये सब डिपेंड करता है कैसे तुम रिएक्ट करते हो चीज़ों को लेके। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में है जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो लाइफ में बहुत अच्छा ना भी कर सकते हो, कोई बहुत कमजोर बच्चा हो भी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये सब थोड़ा डिपेंड करता है तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है ना, तुम्हारी सोच कैसी है, इन सब चीज़ों पर लाइफ में बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी देखो रिलायबिलिटी का, चूंकि एमएससी में हमारे यहाँ तो कोई रिलायबिलिटी सब्जेक्ट था ही नहीं, अलग तो मेरा रिसर्च एरिया रिलायबिलिटी है। तो वैसे पढ़ने के लिए तुम पढ़ सकते हो, एक बार्लो इन प्रोस्टन की बुक आती है जो बहुत पुरानी बुक है, 1970 की है शायद, बार्लो इन प्रोस्टन की है। अभी आजकल नई एक बुक आई थी सिस्टम रिलायबिलिटी का, नवैरो है वो ऑथर है, तो वो देख सकते हो। ये सब बाकी एंट्रेंस के लिए कोई नहीं लिखता, हर कोई बुक लिखता है रिसर्च पर्सपेक्टिव से, स्पेशली हायर लेवल पे। तो कोई एंट्रेंस के लिए कोई नहीं लिख रहा, तुम्हें समझना है, फिर खुद से ही ट्राई करना है सॉल्व करने का, ये चीज़ है। मिल जाएगा कोई भी, आईआईटी का करिकुलम उठाओ, रिलायबिलिटी सब्जेक्ट देखो, जैसे आईआईटी कानपुर में एमएससी में पढ़ाते हैं रिलायबिलिटी थ्योरी, तो उसमें देखो उसके रेफरेंस बुक्स क्या क्या हैं। हाँ एंट्रेंस के लिए बोला, एंट्रेंस के लिए कोई बुक नहीं लिखता ना, सब लोग थ्योरेटिकल, तुम्हें खुद ही समझना है आगे। तो वो तुम्हें पढ़ना है, प्रॉपर्टीज बुक में तो होंगी, जहाँ भी हजार्ड फंक्शन पढ़ाया होगा प्रॉपर्टीज तो होगी ही, ये चीज़ है। तो ऐसे नहीं होगा, प्रॉपर्टीज तो वहाँ होगी। ये
एनीवे तो हमने अभी ये थर्ड क्वेश्चन किया, ठीक है ना, और ये थर्ड क्वेश्चन अभी किया है जिसका आंसर 1/4 आया है। ओके, तो ये सिंपल एक क्वेश्चन पॉइजन प्रोसेस का था। तो नेक्स्ट बताइए जिन लोगों ने ट्राई किया हो, ये 13 to 16 वाला असाइनमेंट है, तो जिन लोगों ने ट्राई किया हो, अगर ट्राई करके आया हो तो, नहीं तो फिर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना तो भी, लेकिन उसमें क्या ही मतलब है। ये तो बहुत इजी सा है फोर्थ वाला, कि तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखना है। हाँ ये आसान है, बताओ ट्राई किया हो तो बताओ। नेक्स्ट वापस तो नहीं आना पड़ेगा ना 15 के बाद अब। 15 क्या कह रहा है? कंसीडर द मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस s बराबर 1 2 3 अप टू n। एक तो तुम काम करो थोड़े से ना, जो CSIR का प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस मतलब तुम ये देखो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, और तुम कौन कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारे 150 प्लस नंबर के अटेम्प्ट कर लोगे, या 200 मार्क्स का लगा लो अटेम्प्ट कर लोगे, तो उससे भी काम हो जाएगा। क्योंकि तुम जो तैयारी कर रहे हो, तुम रियल भी कर रहे हो, लीनियर भी कर रहे हो, स्टैट्स भी कर रहे हो, उधर तुम मैथ्स वाले पोर्शन में घुसना चाह रहे हो, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा करने की, तुम 2-3 टॉपिक ढंग से कर दिए ना, तो 200 प्लस मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। तुम पीवाईक्यू थोड़े से घर पे बैठ के पीवाईक्यू एज अ मॉक टेस्ट दे के देखो कि 3 घंटे में उस मॉक टेस्ट में से, मतलब पीवाईक्यू ही मॉक टेस्ट एज अ मॉक टेस्ट करके देखो कितने मार्क्स के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जो एक पैटर्न है CSIR के हेल्प से। फिर तुम्हारा उसके बाद तुम्हें एक पता चलेगा कि एग्जाम में तुम्हें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे करना है। ये नहीं कि पूरे 450 मार्क्स का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें 200 मार्क्स का प्रिपरेशन करना है ना उसमें से। तो तुम वो पीवाईक्यू का जब एनालिसिस करोगे ईयर वाइज तो जाके समझ आएगा। नहीं नहीं नहीं, इसका सच्चाई ये है कि तुम गलत फहमी में थे। मैं बोल रहा हूं अगर तुम उस एग्जाम के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, इसकी सिर्फ वजह ये है कि जो पहले क्वेश्चन आए वो भी तुमसे नहीं हो रहा है, ना होगा, मतलब नहीं हो रहा होगा इसलिए एग्जाम में नहीं हो रहा है। तुम ये समझते हो कि सॉल्यूशन देख लिए, किसी ने कर दिया तो हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है नया क्वेश्चन, तुम अटेम्प्ट तभी ले पाओगे जब थ्योरी को अच्छे से तुम जानते हो, उस टॉपिक को जानते हो। तुम बस ये समझ रहे हो कि किसी ने सॉल्यूशन करा लिया, तुमने रट्टा मार दिया तो तुम नया क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर पाओगे। नया क्वेश्चन जब खुद से, अगर तुम पीवाईक्यूज में अगर घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दो, तुम जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मॉक टेस्ट में तुम 150 160 170 नंबर ला पा रहे हो ना, तो एग्जाम में आराम से 120-130 नंबर आएगा, ठीक है ना। और अगर दिक्कत ये घर पे हम ना अपने आप को वो ऐसे कहीं सॉल्यूशन देख देख कर ले, तुम ऑनेस्टली 3 घंटे बैठ के कोई भी पीवाईक्यू का 3 घंटे बैठ के देखो, ऑफिशियल आंसर की से, तो अपना जो तुमने 3 घंटे में किए हैं एक प्रॉपर OMR सीट बना लो और उससे मैच करके दो कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर घर पे 150-60 मार्क्स आ रहे तो एग्जाम में 120-30 आराम से आएंगे। तो दिक्कत ये तुमने कभी ठीक से एनालिसिस किया ही नहीं, और घर पे भी तुम्हारे 120-30 नहीं आ रहे होंगे, इसलिए एग्जाम में भी नहीं आ रहे होंगे। ये चीजें हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने जितने इंटरेस्ट मैंने दिया है, मैं तो एग्जाम से पहले मैं देखता था खुद सॉल्व करके कि कितने मार्क्स में ला पा रहा हूँ। एग्जाम में ऑलमोस्ट वही होता था मेरे साथ, जितने घर पे मेरे मार्क्स आ रहे उतने एग्जाम में ऑलमोस्ट 10-20 नंबर का प्लस माइनस का फर्क है। अदरवाइज सेम मार्क्स जो घर पे मैं मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू में ला पा रहा हूँ, उतने एग्जाम मेरे एग्जाम में आते हैं। तो वजह ये कि मुझे ये पता है कि पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन उसके मैंने ठीक से समझ लिया है, तो उसके जैसा या उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर कर दूंगा। तो तुम्हें ये तुम्हारे अंदर नहीं है एबिलिटी, तुम्हें लगता है कि उसमें क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया, तुमने एक बार देख लिया, तुम्हारा आ गया। जब नया क्वेश्चन आएगा तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो पुराना क्वेश्चन जो तुमने खुद से किया ही नहीं है, वो तो मैंने सॉल्व किया, किसी ने टीचर सॉल्व किया तुम्हारे लिए, क्या तुमने सॉल्व किया? क्वेश्चन ये है, मैं तुम्हें तब से यही समझाना चाहता हूँ इतने दिनों से, कि तुम कितने क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर रहे हो खुद से इंडिपेंडेंटली, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा एग्जाम में सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ये थोड़ी है कि सॉल्यूशन हमने देख लिया घर पे, अब सोच रहे एग्जाम में हम कर लेंगे सारे, नहीं होगा एग्जाम में तुमसे। हमारा ब्रेन ऐसा है कि हमने जैसे ट्रेन किया पहले वैसा एग्जाम में रिस्पॉन्ड करेगा। तो तुम घर पे तो सॉल्यूशन देख देख कर रहे हो, तो एग्जाम में तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए करने के लिए, तो ये तुम क्यों डिफरेंस नहीं समझ रहे हो एग्जाम का और घर वाला। बाकी तुम स्ट्रेटजी बनाओ अपने हिसाब से, कोई गलत नहीं है। एग्जाम हर 6 महीने पे एग्जाम होते हैं, स्ट्रेटजी बनाओ, 2-4-5 साल में तुम्हें समझ आएगा क्या तुम्हारी कमी है, फिर उसको दूर करना, ठीक है। वही ना, तो वो तो जो तुम्हारा चल रहा है तरीका, वो तो अब देखो तुम कैसे, वही तो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें देखना है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारा
एक्सपीरियंस अलग रहा, सारे इंसान अलग अलग, मेरे जैसा तुम तो हो नहीं, तो जरूरी है कि मेरी स्ट्रेटजी तुम पे फिट बैठेगी। लेकिन अगर हेल्प कर पाता है तो ठीक है, अदरवाइज तुम फॉलो अप नहीं करो, है ना। अगर तुम जल्दी निकाल लोगे तो तुम्हारी लाइफ बेटर होगी, देर से निकालोगे तुम्हारी लाइफ इफेक्ट हो रही है, ये चीज़ है ना। तो सबसे एंड में तो डिसीजन मेकर तुम हो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारे डिसीजन है, तुम्हें आगे लाइफ में बढ़ने हैं, तो ये तुम्हारे डिसीजन है। अब तुम जो जब लोग पहले एक्सपेरिमेंट किया, मैंने उसके मतलब हम लोग मेरे टाइम पे तो हमने कोई तैयारी नहीं की ना, मैंने पीवाई को देखा ना वो देखा, वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो तुम्हें समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब डिपेंड करता है इंसान पे और उस पे। एनीवे बताओ क्या कहना चाह रहा 15 ये कि एक मार्कोव चेन है, स्टेट स्पेस 1 to n है, जहां n 10 से ज्यादा है एक्चुअली। तो सपोज करो कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो मुझे बताओ कि इरिड्यूसिबल है, एक स्टेज पे ट्रांजिशन होगा जिसका पीरियड जो है 1 होगा, या देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सर एक्चुअली सर मेरा जो दिक्कत हो रहा है सर इसमें, सर जब मैं n इक्वल टू 11 ले ली, फिर उसके बाद सर वो मतलब वो चेन ऐसे बन गया सर, मैं खुद ही मतलब वो जो मैं डायग्राम मैंने बना है वो मैं खुद ही नहीं ढूंढ पा रहा कि क्या हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा मतलब फैल गया। तो इन इसको इजी वे अप्रोच, इतना बड़ा फिजिक्स है ना, इजी वे तो इनफाइनाइटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है मार्कोव चेन में? सर वो सर इरिड्यूसिबल एपिडियोटिक होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इरिड्यूसिबल नहीं होगा तो एपिडियोटिक नहीं होगा तो इनफाइनाइटली मेनी स्टेशनरी। तो इसको तो इरिड्यूसिबल दिखाना पड़ेगा। चलो, तो इसमें क्या करना है, इससे तुम्हें तो मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो सर ये सर जो मैं ड्राफ्ट बनाया था वो बहुत ज्यादा फैल गया, मतलब इसको इजी वे से इजी वे तो मुझे नहीं आता, मैं भी वैसे ही करूंगा। इजी वे क्या है देख के पता चलेगा। तो i माइनस जे इवन है, तो इवन मॉड इवन कब होता है? जब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो तभी होगा। तो बिना ग्राफ बनाए दिखेगा मुझे कैसे, ये चीज़ है ना। ड्राफ्ट बहुत ज्यादा हैकर से हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर तुम्हारे लिए नहीं है क्वेश्चन, फिर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ये तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब। तो ये शॉर्टकट तो मुझे भी नहीं पता है कि कोई शॉर्टकट से मैं सॉल्व करूंगा, है ना। मैट्रिक्स बनाओ और देखो क्या क्या हो सकता है, फिर तुम डायग्राम बना लो, उसमें क्या है, फिर तुम देख लो। मुश्किल थोड़ी है, मतलब ग्राफ बनाने, एक डायग्राम बनाने दिख जाएगा मुझे, अपने हिसाब से हम फिट कर लेंगे। और एक डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा उससे, ये है। सर एक्चुअली मतलब जो a इक्वल टू 11 ले रही हूँ, मतलब जो ज्यादा वैल्यूज वाला जो हो रहा है सब वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत दे रहा है ये मार्केटिंग वाला क्वेश्चन। हाँ तो क्या करोगे, तो उसने n मोर देन 10 कहा है ना, तो लेना तो पड़ेगा ही। हाँ a इक्वल टू 11 लेना। हाँ तो वही चाहता है वो करे, यही तो चेक करना चाह रहा है कि जिसके लिए ये चीज़ें आसान रहेगी वो बच्चा सॉल्व करेगा, ये तो डिफरेंशिएट करना है उसको, किसका एग्जाम क्वालिफाई होगा किसका नहीं होगा, यही चीज़ें होती है ना एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन लगभग मुश्किल ही है ऑलमोस्ट। तो जो बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा उसके क्वालिफाई होगा, जो नहीं कर पाएगा नहीं क्वालिफाई होगा, तो ये तुम्हें देखना है ना। तो इस तरह क्वेश्चन अगर तुम अटेम्प्ट करोगे तो इसमें मार्क्स मिलेंगे, नहीं करोगे नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये है। तो इसका शॉर्टकट क्या है बताओ भाई, तुम लोग किसी को पता हो तो। ऐसे पी आई पीजे देख के हम बता पाएंगे कि क्या है। एक जीरो है जब डिफरेंस ऑड है, डिफरेंस ऑड कब होगा, जब एक इवन एक ऑड होगा तभी तो डिफरेंस ऑड होगा। हाँ हाँ, एक इवन एक ऑड होगा। उसमें क्या क्या होगा, मैट्रिक्स 11 क्रॉस 11 का बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उसके हिसाब से जीरो कौन कौन सा एंट्री होगी, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से बनाना तो पड़ेगा ही, फिर बना के देखो क्या होता है। सर वो जो डायगोनल एंट्रीज होगा, मतलब जो जीरो हो रहा है, मतलब वो सर सारे मतलब बेटर देन जीरो। मान लो इस तरह से मैंने रफी बना लिया, तो अभी क्या करना है, डायगोनल वाले क्या होंगे, सर डायगोनल एंट्रीज में सर पी आई मतलब p1 और p2 ऐसे करके
हाँ तो पॉजिटिव ले लेंगे कुछ, ठीक है। सो और यहाँ पे हमारे पास तो पहला से A11, तो फर्स्ट 11 में पॉजिटिव होगा, 1 2 0 हो जाएगा ना, एक इवन एक ऑड है तो 0 हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली चलता रहेगा, नॉन जीरो जीरो नॉन जीरो जीरो ऐसा चलता रहेगा। देखो तो यहाँ तुम अगर लिखोगे फर्स्ट रो में तो जैसे ये एंट्री 0 होगी, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये वाले 0 होंगे, 1 10 ना, एक इवन एक ऑड है तो 0 होगा। और बाकी यहाँ पे कुछ लिख लो, कितने पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6, तो सबको 1/6 ले लो अभी के लिए, समझने के लिए। ये हो गया इस तरह से। बाकी ऐसे ही बनाओ, 2 के लिए है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, 0 0 हो गया, ये होगा 2 के लिए। तो यहाँ भी 1/6 ले लो अभी के लिए। एक आइडिया तो ऐसे ही मिलेगा ना, और ऐसे सॉल्व करते जाओ। तो यही चल रहा है यहाँ पे। अब जैसे 3 है तो सेम चीज़ें चलती रहेगी। अब 3 के लिए वही होगा जो 1 के लिए था, 1/6 0 1/6 0 1/6 0 1/6 0 1/6 0 1/6। 4 के लिए वही होगा जो 2 के लिए था, 0 1/6 0 1/6 0 एंड सो वन, यही चलता रहे। 11 के लिए वही होगा जो 1 के लिए हुआ था, 1/6 0 1/6 0 1/6 0 1/6 0 1/6, यही होगा। समझ आया? बाकी ये पैटर्न चल रहा है। अब देख लो यहाँ पे, तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लो। क्या ये जैसे अपने पढ़े से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 11, ऐसा बना दिया मैंने पढ़ी का। अब इसको मैप करो तो क्या होगा, तो 1 से 1 जा सकता है, ठीक है, खुद से सब, खुद से खुद में सब जा रहा है क्योंकि डायगोनल ये है, तो लूप तो सब में रहेगा। बाकी बनाओ ना इसमें, ये जो भी है लूप रहेगा इसका। ये हो गया डायगोनल पे। अब 1 3 के साथ है, सो 1 से 3 जा सकता है, 1 से 5 जा सकता है ना, यही है ना। तो मतलब ऑड वाले के साथ मैप होंगे, इवन वाले के साथ। बताओ कोई ऑड कोई इवन के साथ मैप होगा, देखो उसमें जो ऑड वाले वो ऑड के साथ ही मैप होगा, देखो ध्यान से, ऑड वाले के साथ ही मैप होंगे, इवन वाले के साथ ही मैप होगा। चेक कर लो, जो इवन है वो सिर्फ इवन वाले के साथ मैप हो रहा है, चेक करो। देखो उसमें कोई इवन ऑड के साथ मैप होगा, देख के बताओ, मतलब क्या ज्वाइन हो पाएगा। तुम कह रहे बहुत मेसी हो रहा है, क्या मेसी हो रहा है बताओ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम निकलेंगे जब तुम थोड़े से अपने एटीट्यूड ठीक करोगे, है ना। क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सर, ये है वो है, दिस दैट, ट्राई नहीं करने हैं दिस दैट। क्या ही मैंने किया है, मैंने जैसे दिया था उसके हिसाब से एक बना दिया मैट्रिक्स। एक तो तुम्हें मैट्रिक्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में, मैंने मैट्रिक्स बना लिया रफली, उससे एक डायग्राम बना दिया। अब इवन वाले सिर्फ इवन वाले में मैप होंगे, ऑड वाले सिर्फ ऑड वाले के साथ मैप होगा, ये चीज़ है। जो भी इवन वाला इवन वाले के साथ ही जाएगा, जितने भी इवन इवन के साथ मैप होगा, ऑड ऑड के साथ मैप होगा। तो कभी इवन ऑड मैप होगा ही नहीं, तो ये तो इरिड्यूस हो गया, दो क्लास में डिवाइड हो गया। एक क्लास इवन वाला हो गया 2 4 6 8 10, और एक 1 3 5 7 9, अच्छा 11 में था ना 11, तो ये दो क्लास बन गए। तो क्लास बन गया तो रिड्यूसिबल हो गया, एक्चुअली ये रिड्यूसिबल हो गया ना ये तो। तो पहला कह रहा है इरिड्यूसिबल है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है जो ट्रांजिएंट है, तो ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है, तो क्या बताओ ऐसा कि कौन सा स्टेट है जहां से निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। सोचो, मैं तुम्हें यही
और ना हर बार सोचो, तुम तुक्का लगाते हो, शुरू में बोल दिया तुमने नहीं ट्रांजिएंट होगा, अब तुम्हें नहीं सर ये काफी नहीं अब तो फिर बदल दिया आंसर तुमने, तो यही इसलिए तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, बिकॉज यू डोंट थिंक, जब मैं बोलता हूं तब सोचना शुरू करते हो। अब एग्जाम में मैं थोड़ी बोलने आऊंगा कि बेटा तुम सोचो यहाँ पे, तुम तो गलत टिक करके आगे निकल जाओगी तुक्का लगा के। जब भी कोई ऑप्शन तुम यस और नो करना है तो पहले सोच तो लो कि होता क्या है, क्या वैसा हो रहा है यहाँ पे, हाँ सर रिकरेंट स्टेट है सारे क्योंकि सारे इवन एक दूसरे पे जा रहे हैं, तो ऑड पे तो वो तो कल के वापस आएगा ही, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी खुद पे वापस आएगा। हाँ सर सारे रिकरेंट स्टेट है बताओ, देयर एग्जिस्ट अ स्टेट आई विथ पीरियड 1, हाँ सर ये पीरियड 1 होगा क्योंकि 2 से 2 में आने 1 स्टेट में आ सकता है, फिर 2 से 4 पे गया और वापस 4 से 2 पे आ सकता है, तो 1 2 3 इस तरह से, तो जीसीडी लोगे तो 1 आ जाएगा, तो स्टेट ऐसा तो है खुद पे आ जाएगा ना जी, क्योंकि इवन तो सारे इवन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितने भी इवन क्लास है एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑड क्लास कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो खुद से भी वो लूप भी है, तो एक बार में खुद पे आ जाएगा, 2 बार में, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इन सबका जीसीडी लेंगे तो 1 ही आ जाएगी, तो इसका मतलब है ये सी वाला तो ओके है। अब देयर आर इनफाइनटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ इसको कैसे डिसाइड करेंगे। सर ये तो सर इधर से नहीं होगा तो इसका मतलब इनफाइनली मेन स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ओके, अरे ये तो कंडीशन है इनफाइनली हाँ जी, बाकी लोग बताइए आपका क्या व्यू है। तो ये अच्छा डिपेंड करता है ये सिंगल करेक्ट है मल्टीपल करेक्ट है, तो सर ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है सर अच्छा, तो फिर डी भी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है ऑफिशियल आंसर की देख लो उसमें क्या दिया हुआ है ना, ठीक सर यही है सर है, ओके। सोचो मतलब कुछ खास थोड़ी था, तुमने शुरू में ही पैनिक, मुझे भी पैनिक कर दिया था कि इतना मुश्किल क्वेश्चन है कि होगा ही नहीं एकदम ऐसे, एटीट्यूड डिसाइड करता है इंसान कितना आगे जाएगा लाइफ में, है ना ये, जैसे मैं लाइफ में जो अभी कर रहा हूँ वो भी किसी के लिए बहुत इंपॉसिबल चीज है ना, 9 to 6 जॉब करना, 6 से 12 पढ़ाना, 15 घंटे काम करना, जैसे जो कमजोर दिल वाले लोग हैं तो ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा उनको, बाप रे 16 घंटे डेली कैसे कोई काम कर सकता है, 15 घंटे, लेकिन मैं कर रहा हूँ ना, तो ये डिपेंड करता है ना मैं लाइफ में कितना आगे जाऊंगा, इसी चीज पर डिपेंड करेगा। सो यही तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना है लाइफ को लेके, तभी जाके लाइफ में आगे जाओगे। एनीवे अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ट्राई करके आयो ना, ऐसे ही दिख जाता तुमने कितना ट्राई किया है, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए बस, ठीक से ट्राई करो तो हो जाएगा, कुछ खास थोड़ी है। बाकी लोग क्या, तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग बस ऐसे ही आ रहे मजे लेने आ रहे हो क्लास में तुम लोग, तो एग्जाम कैसे निकलेगा पता नहीं। और ऐसी कोई दवाई नहीं है कि कोई क्लास किसी टीचर की अटेंड कर लो एग्जाम निकल जाए, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना ही होगा, बिना प्रैक्टिस करे एग्जाम नहीं निकले, क्लास नहीं अटेंड करोगे तब भी एग्जाम निकल सकता है, ये चीज़ है, तो जरूरी है कि तुम क्लास अटेंड करो ना करो, खुद से मेहनत करो, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो, कोशिश करो, ये जरूरी है। Suppose that the probability mass function of a random variable x under the parameter theta is equal to 0 and theta is equal to 1, तो मतलब क्या है यहाँ पे कि r given by, ओके, तो ये अंडर थीटा नॉट x का pmf है अंडर थीटा नॉट, x का pmf है अंडर थीटा 1, डिफाइन अ टेस्ट फाई सच दैट फाई x की वैल्यू 1 है अगर x की वैल्यू 0 1 है, फाई x की वैल्यू 0 है अगर x की वैल्यू 2 3 है, ठीक, तो ठीक है ना, तो फाई एक्स मतलब फाई तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, टेस्ट फंक्शन बोलते हैं इसको, टेस्ट फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x 0 1 है, 0 है अगर x 2 3 है, तो 0 1 है। अब बोल रहा है फॉर टेस्टिंग h नॉट बराबर h नॉट थीटा इज थीटा नॉट वर्सेस थीटा इज थीटा 1, द टेस्ट फाई इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट लेवल 0.05, a likelihood ratio test at level 0.05, an unbiased test of size 0.05, तो बताओ जी इसमें सर मैंने जैसे किया था सर उससे फिर आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब मैंने तो p की जगह 1/5
ओके, तो क्या करते हैं हम लोग कि जैसे मुझे टेस्ट फंक्शन दे रखा है फाई, तो अगर हम पूछे आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स गिवन एच नॉट, कितना आएगा? सो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स गिवन एक्स नॉट, अगर तुम 0.05 तो अगर मैं ये पूछूं कि फाई एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अंडर एच नॉट, ये जो फाई एक्स है, फाई एक्स गिवन एच नॉट क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसका? ये बर्नौली होगा, क्योंकि फाई का सपोर्ट 1 या 0 है ना, तो बर्नौली अभी हालांकि इसको ऐसे भी सोच सकते हो तुम, ये ऐसा लिखा हुआ है रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, सो ये सेम चीज कहना चाह रहा है, ठीक है ना? एक था ना, क्या बोलते हैं उसको, रैंडमाइज नॉन रैंडमाइज टेस्ट, तो ये क्या है, रैंडमाइज नॉन रैंडमाइज है? ये नॉन रैंडमाइज टेस्ट है, तो यहाँ पे इसका मतलब रिजेक्टिंग एच नॉट इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये चीज और ये चीज बराबर ही है। तो अगर यहाँ से तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज साइज ऑफ द टेस्ट, ऐसी बताओ, अगर मैं साइज पूछूं टेस्ट का तो क्या आएगा? व्हाट इज साइज ऑफ द टेस्ट? Size of the test is 0.05. सो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 गिवन एच नॉट, तो एच नॉट में हम वो वाला पीएमएफ यूज करेंगे, काम हो रहा 0.05, तो हो गया, डी तो करेक्ट आ रहा है। डी सर, हाँ, सर ए और बी में क्या फर्क है सर? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? इस देखो, एक तो साइज ये था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा होता है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, तब बोलते हैं टेस्ट इज ऑफ लेवल अल्फा। तो लेवल अल्फा है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू दैट विल बी लेस देन इक्वल टू अल्फा, तब बोलते हैं अल्फा इज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये चीज है। और यहाँ मैंने साइज निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो ये साइज था, तो एग्जैक्टली 0.05 आ गया। तो लेवल भी मतलब क्योंकि इसका 0.5 ही है, 0.05 है ना, तो लेस देन 0.5 तो होगा ही, तो उसका अपर कोई हो सकता है, कोई भी अपर हो सकता है। अब तुम्हें देखना है अनबायस्ड टेस्ट क्या होता है, तो इसका पावर क्या होगा? पावर साइज से ज्यादा होगा वो अनबायस्ड टेस्ट हो जाता है। तो व्हाट इज पावर ऑफ दिस टेस्ट? सो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, यही ना? तो निकालो, बताओ क्या आएगा? वो तो सर 0.1 आएगा। सो रिजेक्टिंग एच नॉट मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 0.1 आ जाएगा, एंड व्हेन h1 इज ट्रू तो 0.02 प्लस 0. तो 0.02 0.1 आ जाएगा, 0.10, तो ये तो मोर देन इक्वल टू 0.05 है ना? मतलब ये है सर अनबायस्ड, तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये सब एमएसक्यू क्वेश्चन है। अब आगे ऑप्शन ए और बी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट और लाइवलीहुड रेशियो टेस्ट सेम ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं, LH नॉट अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू K, तो यहाँ अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आएगी, तो रेशियो निकालेंगे, सो LH नॉट LH1 का रेशियो निकाल लीजिए आप लोग, तो रेशियो निकालेंगे अंडर H नॉट और अंडर H1 का रेशियो निकालो, सो क्या आएगा? 0.123, तो 0.01, तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, और 0.5 अपॉन 0.4 5/4 हो गया, और 45/50। तो अब बताओ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? तो इसका अप्रोक्स वैल्यू कितनी है? 0.5, ये भी है 0.5, 1.5 और इसको 2
से मल्टीप्लाई कर दो 0.9, तो क्या ये इंक्रीजिंग है या क्या ये डिक्रीजिंग है? तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कब एग्जिस्ट करता है? अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता तो हमारा क्रिटिकल डिसीजन होता x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब k, और अगर ये डिक्रीजिंग होता तो होता x मोर देन इक्वल टू k। ये क्रिटिकल नहीं जाता लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये रैंडमाइज टेस्ट है, तो बी तो गलत होना चाहिए। तो अभी हमने ये चेक किया, ये और ये ओके था। अब आते हैं मोस्ट पावरफुल। तो एक्चुअली नीमन पियर्सन लेमा कहता है कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगी वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होगी, क्योंकि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, तो मुझे ये भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बताइए। टाइम है ना, तो टाइम तो भी है 15 मिनट। ओके एक मिनट, ठीक है ट्राई करता हूँ, तो कोई बात नहीं, सीखना है ना तो। अच्छा तो इसका देखो अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी त्रिशा को मैं ऐसे अभी मैसेज कर रही थी कि सर मेरा 24 में भी गेट क्वालिफाई हुआ है। अच्छा हितिका, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हो ना? आप त्रिशा को त्रिशा रानी को जानते होगे आप, फिर आपकी अच्छा बैचमेट ही थी। अच्छा तो एक बार फनी एक्सीडेंट हुआ, तो मैं उसको बोल रहा था कि तुम 2023 में उसके 147 रैंक थे, उसने इस बार भी एग्जाम दिया था 2024 में भी, और इस बार रैंक है 150। तो देखो ऐसा भी होता है कि जब पिछले बार जब वो अपियरिंग में थी तो उसके 147 रैंक आए, इस बार भी उसने एग्जाम दिया तो अभी बता रही सर इस बार 150 रैंक है। तो ऐसा भी हो जाता है ना, क्योंकि पीएचडी में तैयारी नहीं की होगी, तो वही बता रही थी, मैं फोटो मांगा था कि वो रिजल्ट में लगाने के लिए। तो वैसे भी कई बार होते हैं ना कि पहले बेटर रिजल्ट आया था, बाद में रिजल्ट कम हो जाते हैं, तो हालांकि जरूरत तो है नहीं, एडमिशन हो चुका है तो क्या ही मतलब है गेट में कितने भी रैंक आया तो क्या ही। एनीवे हाँ तो चलिए, हाँ क्या बता रहे 48? ठीक है शिवा, वो त्रिशा गया इस बार 150 रैंक है 24 में, हाँ। तो हाँ 45 ओके, तो हाँ गेट में से। हालांकि इस बार का पेपर इजी था पिछले साल कंपेरिजन, इस बार कट ऑफ ज्यादा गया था ना गेट का, 26 चले गए, सारे 26, पिछले बार 25 था ये। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, ओके तो क्या कहना चाह रहा है ये? xn be a result of the nth roll of a fair die, है ना, तो xn जो है रिजल्ट है nth roll of a fair die, और sn है समेशन xi i from 1 to n, तो और yn be the last digit of sn, ओके तो xn जो है रिजल्ट है nth roll of a fair die, n more than equal to 1 है, sn है समेशन xi i from 1 to n, yn be the, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब मुझे लगता है टाइम लगेगा इसमें फिर से, तो इसका सोचना पड़ेगा मुझे अभी। लास्ट डिजिट ऑफ एस एन, तो पूछ रहा है कि वाई नॉट जीरो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वाई एन एक इरेड्यूसिबल मार्कोव चेन होगा, अपीरियोडिक होगा, वाई एन इज इक्वल टू 0 कन्वर्ज करेगा 1/6 पे, वाई एन बराबर 5 विल कन्वर्ज टू 1/10। तो इसको ना ट्राई करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि इसमें बहुत लार्ज डेटा जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना
ये हमने xn डिनोट कर रिजल्ट ऑफ nth रोल ऑफ अ फेयर डाई, ठीक है। तो एक डाई पे कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, तो nth रोल में जो भी आउटकम आया वो xn है। तो x1 का मतलब फर्स्ट रोल में, x2 का मतलब सेकेंड रोल में, x3 का मतलब थर्ड रोल में, एंड सो ऑन। अब Sn है उसका सम, पहले बार में जो आउटकम आया प्लस दूसरे बार में जो आउटकम आया प्लस तीसरे बार में जो आउटकम आया, एंड सो ऑन। yn क्या करा, लास्ट डिजिट Sn का है, तो पॉसिबल सम क्या हो सकता है आप जानते हो। जैसे मैं अगर एक बार डाई को रोल कर रहा हूँ तो पॉसिबल 1 to 6 है, दो बार कर रहा हूँ 2 to 12 है, तीन बार में 3 to 18 है। तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 0 से 9 कुछ भी हो सकता है ना। मिरर को छूटेगा तो नहीं छूटेगा, 2 to 18, फिर 3 से बाद में हो जाएगा 36 एंड सो ऑन। तो ये जो yn है लास्ट डिजिट है Sn का, तो Sn है सम, पॉसिबल सम है, तो एक बार में तो 1 से 6 होगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये इरेड्यूसिबल मार्कोव चेन है। तो मार्कोव चेन बनाने हैं y0 y1 yn, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो गया ना। एंड अपीरियोडिक है yn बराबर 0, तो सम लास्ट डिजिट 0 कब होगा, तो जब सम या तो 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है, तब जाके लास्ट डिजिट 0 होगी। ओके तो 10 इन रोल्स मतलब सर जीरो तो सर कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 लाख 1 करोड़ ऐसे कुछ भी तो हो सकता है ना। हाँ n तो बहुत लार्ज है जी, कुछ भी हो सकता हाँ है। इंफिनिटी है ना। हम्म, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पूछ रहा है yn बराबर 0, तो ये कहीं ना कहीं पूछना चाह रहा है कि सम जो है उसका लास्ट डिजिट 0 है, तो ऐसे तब पॉसिबल होगा जब सम आया होगा Sn की वैल्यू होगी, वही बोला हूँ 10 20 30 40 ये सब पॉसिबिलिटी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो सम 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 20 आने की, 30 आने की, 40 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब n बहुत लार्ज है। तो जैसे यहाँ बोल रहा है कि सम जो है 5 आएगा, सम की लास्ट डिजिट 5 आएगी, तो यहाँ मतलब हो गया सम 5 है या 15 है या 25 है या 35 है या 45 55 एंड सो ऑन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये कहीं ना कहीं तुम ये भी समझ सकते हो कि n टेंड्स टू इंफिनिटी कह रहा ना, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकलवा रहा है, ऐसा भी सोच सकते हो तुम। तो पाई पी ये बना लेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा, है ना। हम लोग इसका मतलब सर y का लास्ट डिजिट मतलब सर सारे वैल्यूज मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यूज स्टेटस से 0 होगा। हो सकता है, उसमें क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि n लार्ज के लिए बात कर रहा है। n लार्ज के लिए बात कर रहा है तो उसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो वो तो हो जाएगा। लगाओ p क्या था, पाई p इज इक्वल टू पाई, हाँ अगर वो लगाओगे तो उसके लिए लेकिन वो सर प्रोबेबिलिटी नहीं निकल तुम्हारे यहाँ पे स्टेट स्पेस क्या है ये बताओ, ये जो yn है मार्कोव चेन, उसका स्टेट स्पेस क्या है, कहाँ तक, क्योंकि ये डिजिट की बात कर रहा है ना, तो 0 to 9 कितने हो गए, 10 मेंबर हो गए ना, तो 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स बन जाएगी, जो हमारा p होगा मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, वो 10 क्रॉस 10 की होगी। तो अब 10 क्रॉस 10, तो ये तो पाई p इज इक्वल टू पाई से जो सॉल्यूशन आता है वो वही तो आता है स्टेशनरी सॉल्यूशन जो आएगा। हाँ तो उसको सोचना पड़ेगा तुम्हें ना कि क्या हो सकता है, कि 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आने की क्या है, 0 से 0, मतलब ये सोचना है कि लास्ट स्टेप पे 0 था तो अगले स्टेप में 0 क्या होगा, तो वैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले स्टेप में 0 था तब 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, भाई ये तो निकल सकता है ना, अगर मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना रहा हूँ तो ये तो निकाला जा सकता है कि यहाँ 0 1 2 अप टू 10 सॉरी 9 एंड 0 1 2 अप टू 9 ये है। तो जैसे यहाँ मुझे नंबर चाहिए, तो ये जो p00 है, एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं इसको p00, इसका क्या मतलब है कि सम अगर किसी स्टेप में 0 है तो अगला जो नेक्स्ट होगा उसमें 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
हाँ सम मतलब जीरो सम नहीं है, नहीं हो सकता, मतलब वो जीरो हो जाएगा। सम की लास्ट डिजिट जीरो है ना, मतलब हाँ। तो यहाँ जीरो मतलब सम की लास्ट डिजिट जीरो है। तो अगली लास्ट डिजिट जीरो कब होगी, जब 10 का गैप होगा। 10 तो कभी आ ही नहीं सकता डाइस पे, तो ये प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो एग्जांपल के लिए हमने 99 टाइम टॉस किया, जो सम आया उसका लास्ट डिजिट जीरो है मान लो, है ना, तो 200 है एग्जांपल के लिए सम। अब अगले स्टेप, अब 100 टाइम टॉस करेंगे, उसमें सम क्या लास्ट डिजिट जीरो ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जीरो तभी होगा ना जब उस टॉस पे जो 100th टॉस हुआ होगा उस पर कुछ ऐसा नंबर आएगा जो ऐड होने के बाद वापस वंस प्लेस जीरो कर देगा। तो ऐसा तभी होगा जब कम से कम 10 का इंक्रीमेंट होगा। डाइस पे 10 तो आ ही नहीं सकता, 1 से 6 तक ही आ सकता है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये जीरो है। सिमिलरली तो सारे डायगोनल जीरो हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि 1 से 1 तो सम 1 है, अगला 1 कब बनेगा, कम से कम 10 का इंक्रीमेंट, 10 20 का इंक्रीमेंट होना पड़ेगा, तभी तो यूनिट प्लेस 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट प्लेस सर हम वो लोग। तो सर टॉस करेंगे तो एक बार तो टाइम में वन तो आ ही सकता है। हाँ वो आ सकता है, वो मुझे पता है 1 है गिवन है, तो अगले एक टॉस के बाद 1 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है ना। हाँ तो 1/6 होगा फिर कैसे, सर, क्योंकि 6 स्पेसेस है और उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगा। अरे मैडम फिर से समझो कहना क्या चाह रहा हूँ। गिवन दैट फॉर एग्जांपल मान ले दो बात, मैंने सपोज 2 टाइम्स टॉस किया अभी समझो, तो 2 टाइम टॉस करने के बाद जो सम आया वो एग्जांपल के लिए ले लो, सम क्या क्या पॉसिबल है 2 से 12 तक, तो 11 आ गया। तो अब एक बार और टॉस किया, तो 3 टॉस के बाद ऐसा सम जिसके लास्ट डिजिट 1 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दो टॉस में सम 11 आया हुआ है, तो तीसरे टॉस में ऐसा क्या आएगा कि सम का लास्ट डिजिट 1 होगा, यूनिट प्लेस 1 होगा, 1 प्लेस 1 होगा, ऐसा क्या आएगा टॉस तीसरे टॉस पे। सर 0 हो जाएगा। तो वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा 1 से 6 तक कुछ भी ऐड करो, लास्ट में 1 तो बनेगा नहीं, 11 है तो 11 है, तो 1 आ गया तो 12 हो जाएगा, 2 आ गया तो 13 हो जाएगा, 6 आ गया तो 11 प्लस 6 17 हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो 1 तो लास्ट में आना ही नहीं है, तो डायगोनल जीरो हो गया यहाँ पे, ये चीज़ है। और डायगोनल जीरो हो गया तो जब हम लोग निकालते थे, मैं एक फॉर्मूला बताया था 2x2 के लिए, हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, याद होगा कि a अपॉन a प्लस बी और b अपॉन, और b 1 माइनस, हाँ a वन है ना डायगोनल पे हाँ a, a 1 माइनस a और b 1 माइनस b तो उससे जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आता था a अपॉन a प्लस बी, b अपॉन a प्लस बी टाइप का। तो यहाँ पे जो है ओके, तो ये तो डायगोनल जीरो हो गया, तो मुझे लग रहा है कि जब हम स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, सम तो 1 होता है ना टोटल, तो यहाँ पे बताओ 1 से, ये 1 से 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर 1 से इस तरह सोचना पड़ेगा हमें, 1 से 9, सर 1 से तो 0 नहीं हो सकता, मतलब वो तो सर 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से 1 हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। अच्छा तो कुछ n टॉसेस में सम का लास्ट डिजिट 1 है, तो n प्लस 1 टॉस के बाद सम का लास्ट डिजिट 0 हो जाए, तो 0 फिर से नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 से 0 तक 9 का गैप होगा, अगर मान लो 21 आया हुआ है फॉर एग्जांपल सम, तो अगला 22 23 24 25 26 27 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये भी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो ऐसे सोचना पड़ेगा तुम्हें, 0 से 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6 जैसे 20 मान लो आया हुआ है एग्जांपल के लिए, तो 20 आया हुआ है, तो थर्ड टॉस पे क्या आ जाएगा कि 1 आ जाएगा। 1 आ जाए, तभी हो सकता है ना, 0 से अदरवाइज अब तो वही, तो 1/6 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये 1/6 चलेगा अगले 6 टर्म तक, बाकी सब फिर 0 आए, 6 टर्म तक चलेगा सर, जी जी जी, अब बाकी क्या हो जाएगा फिर बाकी तो 0 हो जाएगा। बाकी सब 0 हो जाएगा, ऐसे ही सब में होगा। अब तो इससे ये समझ आ गया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में ये हो गई अब कि ईच रो में ना 6 टाइम एक्चुअली तुम्हारा 1/6 रहेगा, और बाकी 4 टाइम्स क्या रहेगा 0 रहेगा, तो ये सब में होगा, हर रो में यही होगा। अब तुम इसको बना के अब थोड़ा ट्राई करके देखो, अब थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा, तो इसको हर रो में ऐसे ही होगा, ट्राई करके देखो आगे, जैसे मैंने अभी ट्राई किया, तो वैसे ही तुम्हें हर क्वेश्चन पे सोचना चाहिए क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, तो उससे सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो
हमारे अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे इस प्रोसेस में। ये तो ट्राई करो, ट्राई करने से क्या होता है, क्वेश्चन भले नहीं सॉल्व होगा लेकिन हमारे अंदर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कोई उससे आसान क्वेश्चन मिलेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो तुम प्रोसेस में, तुम्हारे से गलती है, तुम प्रोसेस में ही नहीं घुसते हो, तुम क्वेश्चन पढ़ते हो छोड़ के सीधा डाउट पूछ लेते हो। जब वो प्रोसेस में घुसोगे तो बीच में बहुत सारी चीजें सीखोगे तुम उस प्रोसेस में, मतलब ट्राई करने के प्रोसेस में, है ना, कि क्वेश्चन से आंसर तक का प्रोसेस। भले आंसर ना आएगा अलग बात है, बट हम उस बीच में बहुत कुछ सीखेंगे जब हम ट्राई करेंगे तो। हाँ जी, बताओ आगे। हो गया टाइम खत्म, अगले बैच का टाइम हो गया होगा। चलो छोड़ो। हाँ, अब क्या करना अगला, क्या 3 मिनट है तो। क्वेश्चन 46। 46। सर इसमें जो प्रॉब्लम है ना सर, ये सर इसका जो जेड के है, तो ये वाई के माइनस थ्री के जो है ना, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो सर मैं निकालना चाह रही थी, तो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं निकाल पाई। ठीक है, तो अभी इसको अब आगे डाउट क्लास में डिस्कस करता हूँ क्योंकि टाइम निकल जाएगा, तो अभी थोड़ा सोचो फिर देखते हैं। इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल 4 है, एक्सपोनेंशियल 1 है, तो एक्स आई एक्सपोनेंशियल 1 है, वाई आई एक्सपोनेंशियल 4 है, और एक्स आई वाई से इंडिपेंडेंट है, जेड के है, डिफरेंस ऑफ देम। तो 3 टाइम एक्स के हो गया, 3 टाइम एक्स के क्या फॉलो करेगा। तो 3 टाइम एक्स के, तो सर उसका जो पैरामीटर है हाँ, वो x/3 फॉलो, मतलब 1/3 फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल 1/3। तो यहाँ से, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जेड के मोर देन 0 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये तो निकल जाएगा ना, ये तो जेड के रख दोगे तो वाई के मोर देन 3x के, ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे वाई मोर देन 3x, वाई मोर देन अच्छा, 3x उसको निकाल ऐसे पाओगे। पुट करके आप बोल रहे हैं कि निकालने हाँ के लिए। पुट करो इसको, यहाँ पुट करेंगे तो y के मोर देन 3x के, मतलब y मोर देन 3x, और y और x का पीडीएफ पता है मुझे, तो क्या ही नया है इसमें। फिर सर सम ऑफ, एक्चुअली मैं सर इसको सर ट्रांसफॉर्मेशन लेके कर रही थी, तो ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है ना, पुट करो इसको, सेम यहाँ पे है, तो पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन सिमिलर ही है, यहाँ पुट कर लो y के लेस देन 3x के, तो y लेस देन 3x, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, आ जाएगी। ऑप्शन बी में सर एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मतलब आई थी। अब ये k फ्रॉम 1 to n, तो y1 से yk का सम निकल जाएगा, x1 से xk का सम निकल जाएगा, फिर उसका डिफरेंस ले लेंगे। बोल रहा है कि दिस कन्वर्जेस टू इंफिनिटी विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो सर वो सर उसका सम लेंगे तो वो सर गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन सर गामा डिस्ट्रीब्यूशन का माइनस करने का कोई तो मतलब थ्योरम तो नहीं एग्जिस्ट करता है ना। कोई बात नहीं, उसकी क्या जरूरत है, सम ऑफ दिस माइनस सम ऑफ दिस will tend to infinity with probability 1, will tend to minus infinity with probability 1। तो विथ प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब है ये सपोर्ट क्या होगा इसका, डिफरेंस। देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कब कर सकते हैं, 3x है, अगर मैं 4y कर दूंगा या 1/4y कर दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, तो हम इसको वो कर सकते हैं। और इसका सपोर्ट जो है, ठीक है इसको डिस्कस करता हूँ अभी तक क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, तो इसको अभी तुम ट्राई करो, ये दोनों ऑप्शन ट्राई करो, बाकी अभी 11 से 12 डाउट क्लास है उसमें तुम पूछ सकते हो, ये आगे अपना बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इसको तुम कोशिश करो थोड़ा सा
इसमें कुछ नहीं करना, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करो समहाउ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, एंड देन देखेंगे क्या होता है सपोर्ट उसका जेड के का, ट्राई करने को हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी यही स्टॉप करता हूँ इस क्लास को, नेक्स्ट बैच का टाइम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट का, या कल भी क्लास होगी तो कल है ना क्लास। नहीं पवन सर का पता नहीं, 1000 बहाने हैं, तो उसका अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो आज आने वाला था, आया नहीं है, तो अभी 2 दिन बाद आएगा। कल मैं अभी क्लास लूँगा, वो भी ले सकते हैं, हो सकता है अगर नहीं आ पाएंगे तो मैं क्लास, तो मेरा ये टाइम रहेगा। ठीक है चलो अभी स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, खुद सॉल्व करो, तभी जाके एग्जाम